Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education, myself Radha, and today we are going to discuss about food preservation. This is part 2. Part 1 was already uploaded. This is the continuation of that lecture. And this lecture will be beneficial for all the aspirants who are going to appear in the FSSAI exam or who are preparing for this exam. So without wasting your time, let's start with our today's lecture. So this is the syllabus of CFSO and the similar syllabus of TO was given. So हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसका बेसिक. आज हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. फूड प्रोसेसिंग का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे. सो दिस टॉपिक वाज कवर्ड. सो आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर फूड प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है. So low temperature is applied to retard chemical and enzymatic reaction in food. कम टेम्परेचर क्या करेगा? जो फूड में केमिकल या एंजाइमेटिक रिएक्शन होने की वजह से फूड में चेंज आ जाते हैं या फिर फूड स्पॉइलेज देखने को मिलती है, उसको रोक देगा. लाइक लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर क्या करेगा? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है फूड में इनको किल कर देगा या फिर क्या कर सकता है, इनके ग्रोथ को स्टॉप कर देगा. एज अ रिजल्ट क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर किल हो गए तो जो फूड स्पॉइलेज है वो देखने को नहीं मिलेगी. फूड स्पॉइलेज प्रिवेंशन देखने को मिलेगा. और अगर फूड स्पॉइलेज नहीं हो रहा तो फूड का जो शेल्फ लाइफ है वो क्या देखने को मिलेगा? लॉन्ग लास्टिंग देखने को मिलेगा. सो इस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है. सो लो टेम्परेचर एम्प्लॉयड कैन बी सेलर स्टोरेज टेम्परेचर दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस. और ये टेम्परेचर कौन कौन से फूड स्टोरेज या फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है? पोटैटोज, ओनियंस, एप्पल्स, इन सब के प्रिजर्वेशन के लिए ये टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस अप्लाई होता है. रेफ्रिजरेशन oblique chilling temperature that range from 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये क्या करता है? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप कर देगा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना तो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे ना एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर सकते हैं. सो अगर मैं इसको एक्सट्रीम लो टेम्परेचर दे रही हूँ फूड को, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रुक जाएगा. और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रुक गया तो फूड स्पॉइलेज से प्रिवेंशन देखने को मिलेगा. एग्जाम्पल ऑफ दिस इंक्लूड मीट, पोल्ट्री, एग्स, फिश, फ्रेश मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, फ्रूट, वेजिटेबल एटसेट्रा. तो इन सब के प्रिजर्वेशन के लिए चिलिंग टेम्परेचर यूज किया जाता है, जिससे हम लोग इन सारे फूड प्रोडक्ट्स को 2 to 7 डेज के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं. नेक्स्ट, इररेडिएशन. इररेडिएशन क्या होता है? ये भी लो टेम्परेचर स्टेरलाइजिंग टेक्निक होती है, यानी कि कम टेम्परेचर प्रोवाइड करवा के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकना. सो इसमें हम लोग क्या करते हैं? जैसे कोई फूड है, मान लो ये कोई फूड आइटम है, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग किसी एनर्जी के सामने एक्सपोज कर देंगे. सो फूड आर एक्सपोज्ड, सपोज्ड गामा रेज. गामा रेज के सामने हम लोगों ने फूड एक्सपोज किया. अभी गामा रेज क्या करेंगे? ये गामा रेज एब्जॉर्ब होंगे इस फूड में, जिसकी वजह से क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे. मतलब फूड को एक्सपोज किया है गामा रेज की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका डेथ देखने को मिलेगा. सो इररेडिएशन टेक्निक भी क्यों यूज की जा रही है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए. माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होंगे तो फूड स्पॉइलेज नहीं देखने को मिलेगा और शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी फूड की. नेक्स्ट वन इज कोबाल्ट 60 एंड सीजियम 137 और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग मशीन्स आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज्ड फॉर फूड इररेडिएशन. सो फूड इररेडिएशन में जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है
वो कहाँ से मिलती हैं? सो उसका सोर्स क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग मशीन्स हो सकते हैं, सीजियम 137 हो सकता है, या कोबाल्ट 60 देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, रेडिएशन डोज। सो ये जो कंसेप्ट है ये FSSAI CFSO 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सो रेडिएशन डोज क्या होगा? कितने क्वांटिटी में फूड रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। डोज मीन्स क्वांटिटी, सो रेडिएशन यानी रेडिएशन एनर्जी। सो कितने क्वांटिटी में रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन डोज। और इसकी मेजरमेंट यूनिट क्या होती है? ईदर ग्रे और रेड, and 1 gray is equal to 100 red. So this is also very important concept because this is also asked in FSSAI CFSO 2019. ये already पूछा जा चुका है। Next, use of high temperature. लो टेम्परेचर हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देता है और फूड में स्पॉइलेज नहीं होने देता और शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देता है। तो हाई टेम्परेचर किस तरीके से यूज किया जाएगा, इसका भी सेम कॉन्सेप्ट होगा कि हाई टेम्परेचर देने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होने की वजह से फूड स्पॉइलेज प्रिवेंशन होगा और फूड स्पॉइलेज प्रिवेंशन होने की वजह से शेल्फ लाइफ फूड की इंक्रीज हो जाएगी। सो एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं हाई टेम्परेचर के? सो द एग्जाम्पल इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ कुक्ड फूड, पास्चराइजेशन, milk sterilized by UHT. UHT means ultra high temperature and canning. ये सारे मेथड्स जो हैं ये हाई टेम्परेचर को फेवर करते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए। और जो मोस्टली देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है? हीट प्रिजर्वेशन, दैट इज पास्चराइजेशन टेक्निक इज द मॉडर्न एप्लीकेशन फॉर फूड प्रिजर्वेशन। पास्चराइजेशन में क्या किया जाता है? पास्चराइजेशन में हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है फूड को और हीट ट्रीटमेंट देके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है। लेकिन कितना टेम्परेचर देना और कितने टाइम तक हम लोग को हीट करना है? अगर मान लो लो टेम्परेचर पे हीट किया जा रहा है तो टाइम लिमिट क्या होगी? ज़्यादा होगी। और अगर हाई टेम्परेचर पे हीट किया जा रहा है, बॉईल किया जा रहा है मिल्क को, तो टाइम लिमिट कितनी देनी पड़ेगी? कम। फॉर एग्जाम्पल अगर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो अगर टेम्परेचर कम है इट डजंट मीन कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे। दैट किल्स अ पार्ट बट नॉट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड। फॉर एग्जाम्पल heated milk at 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट मीन्स अगर मैंने टेम्परेचर कम लिया है तो टाइम लिमिट ज़्यादा लेनी पड़ेगी, और अगर मैंने यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो टाइम लिमिट कम लेनी पड़ेगी। एंड दैट इज UHT। अगर मैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दैट इज 138 डिग्री सेल्सियस अगर मैं ले रही हूँ हीट करने के लिए मिल्क को तो टाइम लिमिट कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, जैसे 118 डिग्री प्रोटीन बिगिन टू डीनेचर। इतने टेम्परेचर पे जो प्रोटीन होगा वो डीनेचर करना स्टार्ट कर देता है। लो टेम्परेचर अगर है, अगर मैं कम टेम्परेचर पे पास्चराइजेशन परफॉर्म करना चाह रही हूँ तो उस टाइम पर क्या देखने को मिलेगा कि एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो है वो इंटैक्ट रहेंगे, एज इट इज रहेंगे जब बिलो टेम्परेचर पे मिल्क को हीट किया जा रहा है। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर पे हीट किया जा रहा है, हाई टेम्परेचर देना यानी पास्चराइजेशन अगर हाई टेम्परेचर पे किया जा रहा है तो ये एंजाइम्स kills enzymes much of the healthy microorganism and denature the protein. This milk is difficult to digest. So इसमें क्या होगा, जो हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी किल हो जाएंगे। और अगर अल्ट्रा हाई दिया जा रहा है टेम्परेचर सो उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया किल होंगे but also damage all the vitamins, minerals and other nutrient originally contained in the milk. इसलिए अल्ट्रा हाई टेम्परेचर भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करवा दिया मिल्क को पास्चराइज करवाने के लिए तो हार्मफुल बैक्टीरिया तो किल होंगे ही, बट अलोंग विद द हार्मफुल बैक्टीरिया द विटामिन्स एंड द मिनरल्स एंड द न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन मिल्क वो भी क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे।
इसलिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बॉइलिंग की जाती है। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मल प्रोसेसिंग मेथड्स। इनिशियली the target organism was the bacterium that caused tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. In the 1950s, the minimum pasteurization temperature was increased to destroy a slightly more heat-resistant organism that was associated with raw milk. So initially क्या टारगेट था? इनिशियली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जो क्या कोज करता है? टीबी कोज करता है, और वी कैन से ट्यूबरक्यूलोसिस करता है। तो इनिशियली इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टारगेट किया गया था कि जो मिल्क होगा या फिर कोई फूड प्रोडक्ट है उसको हम लोग हीट करेंगे, इतने टेम्परेचर तक हीट करेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाए। नेक्स्ट इज थर्माइजेशन। हीट द मिल्क टू बिटवीन 57 to 68 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। सो थर्माइजेशन किस प्रोसेस को बोलते हैं? जिसमें हम लोग 15 मिनट के लिए 57 to 68 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मिल्क को हीट करेंगे। बैच पास्चुराइजेशन, बैच पास्चुराइजेशन को क्या बोला जाता है? लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम पास्चुराइजेशन, यानी टेम्परेचर कम है लेकिन टाइम लिमिट ज्यादा है। फ्लैश पास्चुराइजेशन, फ्लैश पास्चुराइजेशन को क्या बोला जाता है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टर्म, यानी टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस टू 74 डिग्री सेल्सियस लिया लेकिन टाइम लिमिट कम। अल्ट्रा हाई में टेम्परेचर बहुत हाई होगा, दैट इज 135 डिग्री सेल्सियस टू 140 डिग्री सेल्सियस, बट टाइम लिमिट कम देखने को मिलेगा। कैन्ड स्टेरिलाइजेशन, दिस इज अ वेट ट्रीटमेंट ऑफ कैन मिल्क प्रोडक्ट इन एन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है? ऑटोक्लेव मेनली ये भी स्टेरिलाइजेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। वेट मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन इसको बोला जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? 115 to 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, 10 to 15 मिनट्स के लिए ट्रीट किया जाता है स्टेरिलाइजेशन और टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पर टेम्परेचर बताया गया है कि वेट पास्चुराइजेशन में कितना लिया जाएगा, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में कितना लिया जाएगा, ये टाइम यहाँ पर डिनोट किया गया है। नेक्स्ट, कैनिंग, temperature above 100. So canning is the process in which the food are heated in hermetically sealed airtight jar or can to a temperature that destroy microorganism and inactivate enzymes that could be healthy hazard or cause the food to spoil. So canning में भी क्या किया जाता है? जो airtight jar या फिर cans होते हैं, सो उनमें क्या किया जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई स्पॉइलेज ना कर दे, उसे प्रिवेंशन के लिए टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जा सके। नेक्स्ट, द वैक्यूम सील formed after heating and cooling in the process ensure that no microorganism get into the product. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि वैक्यूम सील कर देते हैं फूड प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने किल कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ हाई टेम्परेचर, बट वट इफ अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा ग्रो कर गया तो फूड में, तो उसके लिए वैक्यूम सील कर दिया जाता है, यानी सील कर दिया जाएगा फूड प्रोडक्ट को ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री ना हो फूड में। द डिग्री ऑफ हीट एंड द लेंथ ऑफ टाइम ऑफ हीटिंग वेरी विद द टाइप ऑफ फूड। कितने टाइम तक हीट करना है और कितनी डिग्री पे हीट करना है ये वेरी करता है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। कौन सा फूड है ये डिपेंड करेगा कि कितने टाइम तक उसको हीट देना है। High acid foods such as fruits and tomatoes can be processed or canned in boiling water, while low acid vegetables and meat must be processed in a pressure canner at 121 degree Celsius. अगर हाई एसिड फ्रूट है, जैसे कि फ्रूट हो गया, टमाटो हो गया, तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोसेस कर सकते हैं, ये कैन करेंगे इन बॉइलिंग वाटर। बट अगर लो एसिड वेजिटेबल्स या मीट है तो उनको प्रोसेस्ड किया जाएगा इन अ प्रेशर कर्नर एट 121 डिग्री सेल्सियस। तो उनके लिए कितना टेम्परेचर सूटेबल है? 121 डिग्री सेल्सियस इज द सूटेबल टेम्परेचर फॉर लो एसिड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट इज, nowadays container made of aluminium and plastic in the form of pouch or rigid containers are also increasingly used. सो क्या किया जाता है? जो फूड को हम लोग स्टोर करके रखते हैं कंटेनर्स में, आज के टाइम पर मोस्टली एल्यूमिनियम या प्लास्टिक्स के बने जा रहे हैं वो।
Example of food preserved by canning are all kind of food such as soup, meat, beans, cereal grains, legumes, nuts and other various dried food products such as fruit, coffee, milk, soup, fish, meat and vegetables. Next one is boiling, यानी temperature above 100 डिग्री सेल्सियस लेना या 100 डिग्री सेल्सियस लेना, that is called boiling. सो कुकिंग ऑफ राइस, जब हम लोग राइस को कुक करते तो बॉईल करते हैं, वेजिटेबल्स कुक करते हैं, तो ये सारे जितने फूड आइटम्स होते हैं इनके लिए बॉइलिंग प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं फूड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनिक एसिड यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन इंक्लूड. इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड जो है फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है? सो सोर्बिक एसिड जो है वो मोस्टली यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए. सोर्बिक एसिड क्या करता है? सोर्बिक एसिड रिटार्ड्स और स्लोज डाउन द ग्रोथ ऑफ यीस्ट एंड मोल्ड. सोर्बिक एसिड यीस्ट और मोल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे इनके ग्रोथ को स्लो डाउन कर देगा. The sorbic acid is widely used to inhibit the growth of yeast and mold in fruit juice, wine, processed cheese. So जो sorbic acid होता है वो कहाँ यूज किया जाएगा? वो फ्रूट जूस में, वाइन्स में, प्रोसेस्ड चीज, इन सब में यीस्ट और मोल्ड के ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज किया जाएगा. सॉर्बिक एसिड के अलावा और कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड यूज किए जाते हैं फूड प्रिजर्वेशन में? The major organic acid used as food preservative includes, कौन कौन से होंगे? सोर्बिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड. ये सारे जितने एसिड्स हैं ये भी किस लिए यूज किए जाते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. तो ये सारे जितने एसिड हैं ये सारे फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेप्सिस इज अ प्रोसेस ऑफ. सो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था एसेप्सिस क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड में से हटाना या रिमूव करना या उसको दूर रखना फूड से. सो कीपिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट, दैट इज कॉल्ड एसेप्सिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड इज वाइडली यूज्ड टू प्रिजर्व. सल्फर डाइऑक्साइड किसके प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है? सो ये नेक्टर के प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है. सल्फर डाइऑक्साइड एक केमिकल प्रिजर्वेटिव एजेंट है जो नेक्टर के प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाएगा, फ्रूट प्रिजर्वेशन के लिए, वेजिटेबल्स, वाइन्स और फ्रूट जूस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल प्रिजर्वेटिव इज डिफाइंड एज केमिकल कंपाउंड. सो केमिकल प्रिजर्वेटिव एक केमिकल कंपाउंड होते हैं. क्या करते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव? चाहे फिजिकल मेथड हो चाहे केमिकल मेथड हो, दोनों ही प्रिजर्वेटिव क्या करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रिटार्ड कर देंगे या स्टॉप कर देंगे. सो रिटार्ड ऑल्टरेशन कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. इफ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much everyone.